जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो आज का हमारा क्लास रहेगा बेहद ही इम्पोर्टेंट और बेहद ही एकदम एग्ज़ाम के व्यू से चलेगा। तो देखिए 2025 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही विशेष प्रकार की तैयारी चल रही है। तो देखिए आज का हमारा क्लास रहेगा भूकंप एवं सुनामी। भूकंप एवं सुनामी ये हमारा है आपदा प्रबंधन का 3rd चैप्टर, और इससे पहले 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों खत्म है कि नहीं है। और ये हमारा 1 शॉट मतलब कि एक क्लास में पूरा के पूरा समाप्त हो जाएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपना क्लास की तरफ। तो देखिए चलते हैं और समझते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भूकंप। इस चैप्टर का नाम ही है कि भूकंप किसे कहते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है बाबू कि भूकंप एवं सुनामी। भूकंप एवं सुनामी। तो सबसे पहले कहता है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं। भूकंप से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भूकंप। तो भूकंप का मतलब होता है बाबू, देखिए भूकंप ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है भूकंप, है कि नहीं है। ये लिखा हुआ है भूकंप। तो सबसे पहले समझेंगे भूकंप शब्द का अर्थ क्या होता है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है भूकंप। तो भूकंप का मतलब होता है भू। क्या होता है भू मतलब होता है धरती। क्या होता है धरती के बारे में तो आप लोग को सबको रूब हो एकदम सबके एकदम जानकारी होगा, है कि नहीं, कि धरती किसे कहते हैं। अब इतना में तो दिक्कत है ना जी कि धरती किसे कहेंगे। तो देखिए भूकंप का मतलब भू, और भू मतलब क्या होता है धरती, और कंप लिखा हुआ है। कंप का मतलब होता है कंपन। क्या होता है कंपन या तो हिलना डोलना, कुछ ही हिलना डोलना। इसका मतलब जब पृथ्वी डोलता है हिलता है तो उसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। कुछ कहते हैं भूकंप कहते हैं। डाला हुआ है हाँ। भूकंप डिजास्टर मैनेजमेंट में 5 चैप्टर है, जो 2 चैप्टर ख़त्म, आज तीसरा चालू और अगला क्लास में दोनों ख़त्म। तो वो एक क्लास था जो ख़त्म हो चुका है आपका। उसमें हम पढ़ाए थे आपदा प्रबंधन एक परिचय, बाढ़ एवं सुखाड़। समाप्त हो गया है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एकदम, है कि नहीं है। और आज हमारा कुछ है जी भूकंप एवं सुनामी। हम पूरा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे भूकंप एवं सुनामी के बारे में। तब भूकंप का मतलब समझ में आ गया ना। भू के मतलब भू मतलब भूमि मतलब धरती ऐसा में, और कंप का मतलब कंपन, मतलब कि जब धरती हिलता है तो उसी को ही कहते हैं भूकंप कहते हैं। अच्छा धरती हिलता कैसे होगा, कोई उसको धक्का मारता होगा इसे नहीं। धरती के अंदर रहता है प्लेट मतलब कस्तरी नहीं, प्लेट का मतलब कस्तरी नहीं। धरती के नीचे अंदर के प्लेट रहता है 3 प्लेट। वही जब टकराता है ना, आपस में आकर किसी से टकराता है तो क्या होता है, कंपन होता है, और कंपन होने के दौरान धरती हिलता है। अब पहले हम लड़का थे तो इसे सब कहता था कि धरती जो है ना नाग नागिन पर बसल है, नाग नागिन करवट फैलता ना है तो धरतिया हिलता है। कहा हमने के बुद्धि था, है कि नहीं है। पहले यही लगता था कि जो हमारा धरती है ये नाग नागिन के माथा पर लग बैठल है, और नाग नागिन करवट फेरता है ना तब धरती हिलता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब समझेंगे कि धरती क्यों हिलता है कि नहीं है। चलिए तो समझ में आ गया ना कि भूकंप का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले लिखा है कि भूकंप किसे कहा जाता है। समझिएगा भूकंप किसे कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना मनीष, एनी प्रॉब्लम। चलिए तो सबसे लिखा है पहले कि पृथ्वी की तली का मतलब आपको मालूम क्या होता है, कौन होता बताइए। तली का मतलब तल मतलब कि अंदर, ऊपर नहीं अंदर। अब देखिए पृथ्वी के तली में होने वाले कंपन का मतलब होता है हिलना डोलना। क्या होता है, हिलना डोलना को ही क्या कहते हैं बाबू हम लोग, भूकंप कहते हैं। अब देखिए ऐसा तली में पाए जाने वाले चट्टानों के टकराने के कारण होता है। मतलब जो हमारे, अच्छा ये समझिए जो हमारा पृथ्वी है तो पूरा इसे पृथ्वी है, ये पूरा मान चलिए पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी का कोई टुकड़ा काट के निकाल लीजिए, कोई टुकड़ा काट करके हम लोग निकाल लिए, है कि नहीं है। इसको 3 भाग में बांटते हैं बाबू। पहले के नाम है सियाल, कुछ नाम है सियाल, ऊपरे के नाम है सियाल सीमा नीफे, कुछ है नीफे। तो पृथ्वी के भाग में बटल है 3 प्लेट में। सबसे पहले सियाल सीमा नीफे। हम लोग कोची पर रहते हैं, सीमा पे रहते हैं।
हम लोग रहते हैं कोची पर, सियाल पर, कोची पर, सियाल पर। ऐसा सुन में देखिए यही है, और इसी इतना मोटा परत है जो पृथ्वी के चदरा है कि नहीं है। पृथ्वी नीचे अंदर लावा मिलेगा, ज्वालामुखी मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है, उसी को कहते हैं। तो ऊपर नहीं दिख रहा तुमको कुछ है, आकाश, आकाश के ऊपर पढ़ लीजिए, ब्रह्मांड पढ़ लीजिए, तारा है। तारा हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं कि तारा का निर्माण कैसे होता है, संपूर्ण तारा का निर्माण। सबसे पहले तारा किस अवस्था में रहता है, उसके बाद किस अवस्था में जाता है। ऐसा सुन में हम उसको 4 बजे वाला बैच में आओगे ना, 5 बजे वाला में समझ में आ जाएगा, उससे पढ़ चुका है तारा। तारा का संपूर्ण निर्माण, पहले जो तारा होता है वो विरल गैस होता है, उसके बाद उसमें प्रेशराइज कर जाता है, उसके बाद निहारिका बनता है, और निहारिका में संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में, उसके बाद बनता है तारा। तारा के अंदर जो ईंधन रहता है वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा का मतलब अत्यधिक गर्म। तारा कितना गर्म है मालूम है, उसका अंदर का जो पार्ट है वो 1.5 लाख सेल्सियस डिग्री पर गर्म रहता है। और तारा का जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो बनता है लाल दानव। कुछ बनता है लाल दानव। अगर लाल दानव का आकार चंद्रशेखर सीमा से अगर अत्यधिक बड़ा रहेगा तो बनता है अभिनव तारा। और अभिनव तारा में अनेक प्रकार के हाइड्रोजन जैसे हल्के हल्के गैस रहते हैं, और वो भारी जैसे लोहे पदार्थ में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसमें विस्फोट होने लगता है। इसलिए अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। और अभिनव तारा विस्फोट होने के बाद बनता है न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा भी 2 भाग में बढ़ता है, एक होता है पल्सर, एक होता है क्वेसर। और क्वेसर के बाद बनता है हमारा ब्लैक होल। कुछ ही ब्लैक होल। अब देखिए ये तो हमारा तारा का सबसे बड़ा रूप चल गया। अब तारा जब अभिनव तारा, बताए थे हम आपको कि लाल दानव, जब लाल दानव का आकार चंद्रशेखर सीमा से कम रहता है तो बनता है श्वेत वामन। ऐसा में श्वेत वामन, और श्वेत वामन से बनता हो काला वामन। और अंतिम देखिए तारा 2 स्थिति में मरता है, एक तो ब्लैक होल के रूप में और दूसरा काला वामन के रूप में। आपको दिमाग में चलाओ कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो आपको हम बता दें कि चंद्रशेखर सीमा का वैल्यू होता है 1.44, समझ में आया, जिसको हम लोग मोटा मोटी कहते हैं 1.5 कहते हैं, 1.5। अगर हमारा सूर्य का आकार, सूर्य का द्रव्यमान इतना गुना अत्यधिक रहेगा तब हमारा बनेगा अभिनव तारा। और किसी भी तारा को ब्लैक होल बनने के लिए सूर्य से कितना बड़ा होना पड़ता मालूम है, 3 गुना बड़ा। ये तो होता है कि अभिनव तारा बनता है, लेकिन सूर्य से अगर 3 गुना बड़ा रहेगा ना, मान चलो सूर्य हमारा इतना बड़ा है तो इसका 3 गुना मान चलो इतना बड़ा है। ऐसा में जब सूर्य से 3 गुना बड़ा कोई तारा रहता है तब बनता है हमारा ब्लैक होल। और ब्लैक होल के पास इतना ज़्यादा उच्च अति घनत्व रहता है, मतलब इतना इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना कि मान के चलिए कि यहाँ पर ब्लैक होल है, यहाँ पर से कोई तारा गुजर रहा है ना, खींच लेता है, ये नहीं आओ नहीं आओ। ऐसा में इसके पास इतना खिंचाव पावर रहता है। ये होता तारा का संपूर्ण निर्माण, तारा कैसे बनता है और किस अवस्था में मरता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आप लोग को समझा दिया मोटा मोटी, इतना स्पीड में कि पार हो गया होगा ऊपरे ऊपरे। तो बताइए बाबू, पृथ्वी के भागों में बटा हुआ है के 3 प्लेटों का नाम बताइए। सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? भूकंप किसे कहते हैं बताइए? पृथ्वी के तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। और भूकंप आने का कारण है कि अंदर जो चट्टान होते हैं, प्लेट होते हैं, उसको टकराने, आपस में टकराता है तो कुछ ही बनता है, भूकंप का रूप ले लेता है। और बताइए सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आ सकता है? पहाड़ी क्षेत्र में। जैसे में हमारा नेपाल है, क्या है? नेपाल। सबसे ज़्यादा भूकंप से ग्रसित कौन है? नेपाल है कि नहीं है? जैसे ही नेपाल आता है, देखो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है 2 प्लेट के टकराने से, और इसे उठ गया है। हिमालय पर ऐसे 2 प्लेट था, टकरा गया, हिमालय इसे उठ गया तो बन गया हिमालय पर्वत। ऐसा सुन पूरा तरह से जी कि भूकंप किसे कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगा, आएगा तो लिख दोगे ना तुम लोग। चलिए तो अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूकंप केंद्र किसे कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे बाबू कि बताइए ईगोला का केंद्र कहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे बीचों बीच में कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से जहाँ से भूकंप का उत्पन्न होता है, जहाँ से भूकंप का जन्म होता है, उसे कौन कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। जिस स्थान से भूकंप का जन्म होता है, उत्पन्न होता है, उसे कौन कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। जैसे में देखिए आपको एक फोटो दिख रहा है, इसमें आप बता सकते हैं कि भूकंप का जन्म कहाँ से हो रहा है?
देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर बाबू, यही होता है भूकंप का जन्म। मतलब जहाँ से भूकंप का जन्म होता है उसे कुछ कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा, तो इसमें कहाँ दिख रहा है, बीचों बीच दिख रहा है ना आया सुन में। तो जहाँ से भूकंप का जन्म होता है उसे कौन कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए लिखा हुआ डिफिनेशन, जहाँ भूकंप की तरंगे का जन्म होता है उसे कौन कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहला क्वेश्चन था कि भूकंप किसे कहते हैं, तो बताइए भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के तल में कंपन होने की प्रक्रिया को कौन कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूकंप कैसे आता है, प्लेटों के टकराने से। प्लेटों के टकराने से नागिन करवट फैलेगा तो इसे नहीं आता है, ऐसा में ना। देखिए अब ये होता है हमारा कि भूकंप केंद्र, ये भी समझ में आ गया कि जिस स्थान से भूकंप के तरंगों का जन्म होता है उसे कौन कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। ये सब बड़ी भारी याद करना जी, केमिस्ट्री से तो आसाने है कि नहीं है? ओकरा में Na2 आए तरंग के। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना इसे ये कौची दिख रहा है आपको, यही आपको तरंग है। कौची है, तरंग है। जैसे में आप कभी भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो एगो रेडी अथी चलता है, मान के चलो कि किसी का लग रहा था तो ऐसे है ना, इसको कौची कहते हैं, तरंग कहते हैं। और इसी अगर मान के चलिए प्लेन हो गया, कुछ हो गया, प्लेन हो गया, अब आदमी अगर सांस ले रहा है तो बच जाएगा, और नहीं तो स्वाहा। आज सुन में कुछ हो गया, स्वाहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अधिक केंद्र किसे कहते हैं, लिखा हुआ है अधिक केंद्र किसे कहा जाता है। अब इसको समझिएगा। मान के चलिए कि हमारा भूकंप यहाँ पे कुछ है, देखिए समझिएगा एकदम ध्यान से बाबू। चाहे इसे नहीं करते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ऐसे करे से अच्छा इसको इसे करो। गोल गोल पर आ रहा है कि ना पर आ रहा है, देख लो एकदम गोल गोल पर आया। गोल के अलावा कुछ पर आ सकता है? ये गोल गोल पर आ गया, कुछ हो गया? अरे हम इतना गोल गोल नहीं पा रहे हैं, अपने अपने हो गया है। देखिए अब देखिए भूकंप केंद्र, जहाँ से भूकंप का उत्पन्न होता है उसे कौन कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। मान के चलिए कि पृथ्वी के अंदर कहीं एक जगह है जो हम बाहर निकाल लिए हैं, और इस रेडिएशन में कौन हो रहा है, भूकंप का उत्पन्न हो रहा है। भूकंप यहाँ से प्रारंभ हुआ, तो भूकंप यहाँ से प्रारंभ हुआ, जो सबसे पहले टकराता है, जहाँ सबसे पहले टकराता है उसे कहते हैं अधिक केंद्र। कौन कहते हैं, अधिक केंद्र। मान के चलिए कि भूकंप यहाँ पे जन्म हुआ, और यहाँ पे हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश। मान के चलिए कि यहाँ पे भूकंप का कौन हो गया, जन्म, और तुरंत यहाँ से प्रहार मारा किसको, अरुणाचल प्रदेश, अति किसको, हिमाचल प्रदेश। कुछ बोले, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए हमारा अधिक केंद्र कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अब ऐसे मारता तो ऐसी से जाता, ऐसी से नहीं मारता, सनाक दे पर, एकदम सनाक दे पर एकदम छत्ती हो जाता है कि नहीं है? अब मान के चलो कोई लेकिन सूतल है, उसको हिला भी रहो, हटा उठा ना जी, उठा ना, उठेगा जल्दी, धर के उठा कर खड़ी कर दो, एकदम हो जाएगा तुरंत है कि नहीं? वैसे मारता है। ये जो भूकंप है 3 तरह से चलता है कि नहीं? इसमें 3 तरंग होता है। अब आगे आपको पढ़ाएंगे कौन सा 3 तरंग होता है। अधिक केंद्र किसे कहते हैं, जब देखिए जो भूकंप का सबसे पहला असर खाता है उसे कौन कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। कौन कहते हैं, अधिक केंद्र। भूकंप का तरंग सबसे पहले जिस स्थान पर पहुंचता है या अनुभव करता है उसे कौन कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना तक? चलिए देखिए मिटरेगा जी, हमको तो नहीं लगता कि मिटरेगा। चलिए कोई बात नहीं, मिटाने की कोशिश करते हैं। मिटर जा गाड़ी, छुक छुक नहीं मिटेगा। देखिए लिखा हुआ समझिए, कहता है अधिक केंद्र। अधिक केंद्र किसे कहते, देखिए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ आता है खड़ा, कोची एकदम खड़ा। तो बताइए तो सीधे गया कि नहीं गया, एनहू जगह तो सीधे जगह, एनहू जगह तो सीधी, एन जगह तो सीधी। इन मटका का चलेगा, हमारा इसे से चले थे, ऐसे मटक के तो चलेगा, कुछ क्षति होगा, कुछ नहीं होगा। इसी तरह से देखिए पृथ्वी के पर स्थित केंद्र को कुछ कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। अब देखिए अथवा पृथ्वी बिंदु जहां भूकंप का पहला अनुभव किया जाता है उसे कुछ कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। साफ साफ समझिएगा, जब भूकंप मतलब मान के चलिए कि भूकंप का केंद्र जहाँ पे सबसे पहले पृथ्वी अनुभव करता है कि हाँ हमारा भूकंप आ रहा है, तो उसको कौची कहते हैं, अधिक केंद्र कहेंगे। अधिक केंद्र समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन कौची था, भूकंप। भूकंप किसे कहते हैं,
भूकंप कहा जाता है। भूकंप आने का कारण क्या है? प्लेटों का टकराना। उसके बाद पढ़ा है हम लोग को भूकंपीय केंद्र। भूकंपीय केंद्र किसे कहते हैं? वो अरे उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, सबको कुछ कहेंगे हम लोग भूकंप केंद्र। अधिक केंद्र किसे कहते हैं? अधिक केंद्र का मतलब होता है, हाँ, भूकंप का सबसे पहले जहाँ पे अनुभव हो उसे कौन कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। और बताइए जो हमारा तरंग है किस तरह से गमन करता है? ऊर्ध्वाधर। कुछ लिखा है ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो अब लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, कहता है कि भूकंप तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कहा सर कोई दिक्कत है का? तो ऐसे कर ले हैं ना। तो देखिए, भूकंप के तरंगे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या प्रकार के? 3 प्रकार। पहला हम आपको पहला ही दिखा देते हैं। पहला होता है ऐसे, आया सुन में कुछ हो गया, ये भी एक तरह के तरंग है। कौची है? तरंग है। दूसरा होता है ऐसे, ठीक है, और तीसरा होता है इससे। आप बताइए कि सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाएगा? सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला मारेगा भनाक से एकदम। आई आई एकदम, है कि ना? है एकदम गते गते चलेगा, है कि नहीं है? तो सबसे ज़्यादा कौन पहुंचाएगा? तीसरा पहुंचाएगा। उसके बाद कम पहुंचाएगा, उसके बाद ई पहुंचाएगा। ई तो पहुंचाए भी नहीं करता है कि नहीं है? मान के चलो हमारे कलम है इसको गिरा दे, हटो ना जी, हटो ना, जाओ ना, कुछ ही कर रहा है ऐसे से, कुछ हो रहा है नहीं, ऐसे से मारो। अरे भाई बचेंगे अभी, अभी पिलर है, हमारा भी पिलर है। और बाद हट, पिलर कुछ ही करेगा, भगते यहाँ से है कि नहीं है? यही होता है। देखिए, अब आपको सिखाते हैं। ये भी जानते हो एक प्रकार के लभेरिया है। कुछ है लभेरिया, इसके बारे में हम बताते हैं इसको ख़त्म करके। देखिए, सबसे कहता प्राथमिक मतलब कि पी तरंग। ऐसा में इसको समझते हैं। तरंग यह मतलब देखो, यह सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचता है। सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचने वाला तरंग का नाम बताइए बाबू। प्राथमिक तरंग मतलब कि पी तरंग। आया सुन में ऑब्जेक्टिव का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि पृथ्वी तक पहुंचने वाले सबसे प्रथम तरंग का नाम बताइए। प्राथमिक तरंग, पी तरंग या तो प्राथमिक तरंग। इसको प्रथम नहीं बोलेंगे बाबू, पी तरंग बोलेंगे। इसको द्वितीयक, दूसरा नंबर पर इसलिए इसको द्वितीयक बोला गया है, और तीसरा नंबर मतलब कि तृतीयक। इसको पी बोलेंगे, इसको एस बोलेंगे। ऐसा में इसको बोलेंगे पी तरंग, इसको एस तरंग। अब देखिए, कहता है कि पृथ्वी तक हमारा सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग कौन सा है? पी तरंग। अब कहता है कि इसकी गहनता सबसे अधिक होती है। गहनता का मतलब गहना, एकदम घना। कौची? घना। बस बस देखो, घना नहीं बताए हम आपको जी। कौची एक प्रकार की घना है कि नहीं है? देखिए तो ये घना है, घना है। कहता है कि इसकी जो गहनता है बहुत अत्यधिक होती है। यह सबसे कम खतरनाक होता है। सबसे कम खतरनाक, सबसे कम खतरनाक। आया समझ में? आप मान के चलिए कि यहाँ से एग्जाम्पल को लीजिए। मान के चलिए कि एक लड़का है, बहुत सीधा साधा लड़का है कि नहीं है? हाँ, तुम्हारे ऐसा है, तुम बहुत बिगड़ल है। देखो, मान के चलिए कि एक लड़का है, एक ट्रेन पर से जा रहा था, एक लड़की को देखा, वो कुछ किया, लड़की को देखा, तो उसके मन में कुछ अच्छा भावना पड़ा कि नहीं भाई अच्छा है, मिल जाती तो बात करते, ये करते, वो करते, फलान फलान ठिकान। अब देखिए, वहाँ से वो क्या हुआ कि ट्रेन पर से उतर गया, तो उसको थोड़ा सा भी कष्ट हुआ होगा। मिली नहीं मिली बात बराबर है। शादी ब्याह में जाते हो, देखते हो विष कन्याओं को, तो बताइए कुछ देरी के लिए आपको अच्छा लगता है। अब मान लीजिए अपन घर लौट गई, तो आप उसकी याद में 6-6 महीना पागल रहते हैं। बोलिए, उसमें बर्बादी है आपका? नहीं बर्बादी है, बिल्कुल ना के बराबर बर्बादी है कि नहीं है? देखें, वो भी देखी, बात खत्म हुआ। वैसी भी है, इसमें बर्बादी एकदम नहीं है, एकदम बर्बादी नहीं है। एकदम गते गते आता है और गते गते तुरंत आता है, तुरंत चल जाता है। सुन में आता है और तुरंत चल जाता है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। सुन में अब दूसर का देखते हैं। कहता है कि एस तरंग, पूछी है एस तरंग। कहता है कि यह पी तरंग के बाद पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। तो बताइए, पी तरंग के बाद पहुंचने वाला दूसरा तरंग कौन सा है? एस तरंग। कौन सा तरंग? एस तरंग। अब कहता है इसकी गहनता पी तरंग से कौन सी होती है? कम होती है। इसका जो गहनता है मतलब कि जो घना घना है, नज़दीकी है, वो पी तरंग से कम है। मतलब इसका इतना है तो इसका इतना होगा।
देखो दिख रहा है, इसकी गहनता कम है कि नहीं है, एकदम कम है। फिर कहता है और यह पी तरंग से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब समझिए, अब मान के चलिए कि आपका स्टेशन से ट्रेन छूट गया है कि नहीं, आप लोग घरे आ गए, अब चल दिया स्कूल में। कहाँ? स्कूल में। स्कूलों में आपको कोई दिख गई है कि नहीं है, और उससे 2 महीना 3 महीना वार्तालाप हुआ, अच्छा से बातचीत हुआ है कि नहीं है, और उसको कोई और के साथ देख लिए, और मतलब मान के कोई और के साथ देख लिए, आपको एकदम ब्रेकअप, एकदम ब्रेकअप। तो सोचिए कि आपको ज़्यादा तो नुकसान होगा लेकिन कम होगा। भले जल्दी जल्दी पता चल गया इसके बारे में कि ऐसा लड़की है चाहे ऐसा लड़का है कि नहीं है, कोई भी लड़का हो या लड़की सबके लिए बता रहे हैं। अब देखिए, तो 2-3 महीना के प्यार कितना कष्ट देगा? कुछ नहीं देगा, है कि नहीं है? कुछ देता है? कुछ नहीं देता है। उसी तरह से भी है कि इसमें तो एकदम कष्ट है, ये नहीं है 2-3 दिन में मिला ख़त्म हो गया इसकी कहानी। इसमें थोड़ा कम कष्ट मिलेगा, लेकिन कम कष्ट मिलेगा। अब देखिए, समझ में आया ना? इसको कहते हैं पी तरंग, इसको एस तरंग। तो पी तरंग और एस तरंग याद करने में कोई दिक्कत होगा? सबसे देखिए, पी तरंग खतरनाक है कि एस तरंग? एस तरंग खतरनाक है, एस तरंग खतरनाक है, और पी तरंग कम खतरनाक है। सबसे ज्यादा गहनता कौन सा तरंग है? पी तरंग। कौन सा है? पी तरंग। कौची मोबाइल में तुम बार बार देख रहा है? अरे तुम नहीं समझ में आएगा, बता रहे पहले, यहाँ ध्यान दो। मोबाइल में बार बार क्यों देख रहा है? मोबाइल आगे कर दो। अरे समझा रहे हैं, समझो। रटना तो है ही नहीं है, हम रटवाएंगे जी। बताओ, ये सब रटने वाला चीज़ है? सब समझने वाला है, आनंद उठाने वाला सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री रटित ना होना चाहिए। जब एक अभिक्रिया दूसरा अभिक्रिया में जाता है तो पहले का अभिक्रिया मर के तीसरा अभिक्रिया बनता है, करित रहो इसे। लेकिन इसको समझो एकदम, नंबर ये सब देता है कि नहीं है? नंबर का मतलब वो नंबर नहीं, एग्जाम में नंबर। आया सुन में? अब कोई दिक्कत जी? देखिए, आया सुन में, तो सबसे ज़्यादा गहनता किसमें होती है? पी तरंग। किसमें? पी तरंग। उसके बाद एस तरंग। और बताइए, पी तरंग खतरनाक है कि एस तरंग? अब आ रहा है सबसे ज़्यादा, जिससे हम लोग मान के चले कि 8वां से कोई से पसंद करते हैं, 10वां पार हो गया, 11वां पार हो गया, उसके साथ साथ 12th भी पार हो गया। अब चल गए कॉलेज में, और कॉलेज में उसको कोई और पसंद आ गया। तो सोचिए, 8वां 9वां 10वां 11th 12th 4-5 साल के मोहब्बत जब टूटेगा तो कितना, समझता है ना, कितना ज़्यादा कष्ट होगा। सोचिए कितना कष्ट होगा कि नहीं होगा? वही है अगला। देखिए, अगला आता है आपका कौन? एल तरंग। कौन? एल मतलब समझ में ना, दीर्घ मतलब कि सबसे ज़्यादा। इसका देखिए, ये मारता सीधे भनाक से एकदम मारेगा, एकदम छत्ती एकदम बारी एकदम तोड़ फोड़ के बराबर एकदम। तो बनाओ कितना पिलर वाला घर बना लो, पिलर वाले लेके चल जाएगा अंदर, कि चलो अंदर। आया सुन में? तो सबसे ज़्यादा गहनता किस में? एल तरंग। सबसे ज़्यादा गहनता पी, सबसे ज़्यादा खतरनाक एल तरंग, सबसे खतरनाक एल तरंग। अब देखिए, ये एल ऐसी खतरनाक नहीं है। सोचिए ना जी कि स्टेशन से मिले, वो में कोई दिक्कत नहीं, 2-3 महीना बातचीत किए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तनी मनी कष्ट हुआ कि ना 2-3 दिन तक खाना भूना भूख गए। आप सोचिए कि आप क्लास 8 से 9th गए, 10th गए, साथे सब कुछ के वादा कर लिए, साथे 11th भी चल गए, साथे 12th भी चल गए, साथे अब कॉलेज में आ गए, 1-2 साल कॉलेज भी निकाल लिए साथे। समझ में आया? साथे समझिए कि 3rd सेमेस्टर में गई, और तुम चाहे 3rd सेमेस्टर में गया, और उसके बाद किसी और के साथ उसको तुम देख लिया गांधी पार्क में। अब समझो कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा कि नहीं बीतेगा? एकदम तुम 6 महीना डिप्रेशन में, एकदम 6 महीना डिप्रेशन, 6 महीना रूम बंद करके एकदम खूब एकदम ऐसे कर देना, है कि नहीं है? कष्ट होगा कि नहीं होगा? सोचिए ना जी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6-7 साल के प्यार, कितना कम से कम साल भर तो देगा नुकसान ना जी। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन दे रहा है? एल तरंग। कौन दे रहा है? एल तरंग। यहाँ तो कोई दिक्कत है? इसको तुम लोग वास्तविकता मत लेना, इसको बस हम समझाने के लिए तुम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, न तो सबके पैर तोड़ देंगे हम। आया सर में? अब देखिए, कहता है कि यह तरंग सबसे पीछे पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, एकदम पीछे जाता है, एकदम हाँ, आया सर में? एकदम सबसे पीछे। 2 आगे चल गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये जाता खिसियाल एकदम। हमारे दोनों लड़कवन के कुछ नहीं कर दिया कि नहीं, कोई तबाही नहीं मचाया है, रुको हम जाते हैं, हम बताते हैं सबके, है कि नहीं है? मान के चल कि पृथ्वी है,
कौन सी है? पृथ्वी। और यहाँ से कुछ दोनों तरंग जा रहा है, पहले गया कौन सा ये बताइए, सबसे ज़्यादा गहन है, ये चल गया, कोई नुकसान पहुँचाया नहीं। फिर इसके बाद इसको भेजा राजा, इसको भेजा, तनी वानी कुछ पहुँचाया। फिर एक दिन कंप्लेन कर रहा है, देखिए पृथ्विया बड़ी बरियार है, हमको कोई कुछ नहीं कर दे रहा है। तो कहता कि रुको, हम जाता खिसियाल एकदम मारा, एकदम फड़ाक से एकदम पूरा चकनाचूर एकदम। आए सुन में एकदम पूरा ले का, तो दोनों लइकवन के हमारे से कुछ नहीं हुआ है कि ना है? आया सुन में कि नहीं आया? चलिए अब देखते इसके आगे पहुंचता है, इसकी गहनता सबसे कम होती है। तो आपको बताना है कि एल तरंग सबसे गहनता कम है कि सबसे अधिक है? सबसे कम है। सबसे अधिक गहनता किस में? पी में। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन? कौन? एल। एल तरंग को कौन सा तरंग कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। एस तरंग किस में आता है? बताइए, प्राथमिक तरंग से खतरनाक कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक। कोची पहला कोची बताएं? पी एस एल। ऐसा समझ में? पी एस एल वो होता है प्राथमिक, सेकेंडरी, और होता है कोची दीर्घ, मतलब कि लॉन्ग एकदम। ऐसा सुन में मतलब लंबा समय तक जाता है, ये जाता है तनिए सुन में, मारता है भनाक से एकदम, सब खत्म। मान के चलो ना कि तुम एगो ले लो कोची, एगो बैलून ले लो, ठीक है, एगो उसको रुआ से इसे गत गत करो, मतलब प्राथमिक तरंग, रुआ से कुछ होगा नहीं, उसके बाद सलाई के काटी लो, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, और सुई लेके आओ तीसरा, एल तरंग सुई पट स्वाहा, ऐसी होता है। ऐसा में तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में कोई दिक्कत है? चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कहता कुछ है बाबू, देखिए भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय को लिखे। कैसे कम होगा भूकंप अमर, है कि नहीं है? कैसे हम कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए कहता है कि भवनों का आकार, मतलब भवनों को आयताकार। आयताकार का मतलब आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, कुछ होता है आयताकार का मतलब, देखिए ई होता है, कुछ ही होता है आयताकार, ई होता है वर्गाकार, ये कुछ है वर्गाकार। या तो आप अपन घर के आयताकार बनाइए या तो अथी वर्गाकार बनाइए, इसको कहते हैं वर्गाकार, इसको आयताकार। आया सुन में अगर ऐसा घर बनाओगे तो नहीं टूटेगा जल्दी, न तो बना दिए एकदम लंबे, ले एकदम लंबे है कि नहीं? तनी सुन में मार रहा है न सुने, है कि नहीं है? समझ में आया? तो भवनों का आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार या तो वर्गाकार। कोई दिक्कत? चलिए अब समझते हैं हम लोग आगे। फिर कहता है कि होना चाहिए नक्शा साधारण होना चाहिए। नक्शा कुछ होना चाहिए साधारण, मतलब ज़्यादा फैसिलिटी ना कि सीढ़ी है ऐसे देंगे, सीढ़ी अपन ऐसे ना होता है जी, वहाँ पर ही ना लगल है, हाँ सीढ़ी ऐसे लगल है, ऐसे सीधे सीढ़ी बनाइए, इसे फिर ऐसे फिर ऐसे। देखिए घर अगर बनाते हैं तो ज़्यादा लंबा सीढ़ी नहीं रखिए, ज़्यादातर सोचिए कि सीढ़ी को फोल्ड ज़्यादा किया जाए। कोई चीज़ या फोल्ड ज़्यादा, मान के चलिए कि पैर स्लिप किया आपका तो सीढ़ी 3-4 सीढ़ी तक आपको गिरे में मतलब गिर सके ना, तो बना दो सीधे नमक खड़े ऐसे, एकदम सीधे ऐसे बना दो कि यहाँ से गिरे तो मुँह के भरे ऐसे गिरे एकदम है कि ना है? और देखता है तो नहीं कहते फिल्म में सीढ़िया पर से गिर के मर जाता है। अब सोचिए अगर वो सीढ़ी छोटा छोटा रहे, इतना रहे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो कितना आसानी रहे, गिरेगा तो 2-4 सीढ़ी तो मर जाएगा। अब देखिए कहता है कि लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या तो कंक्रीट का कॉलम होना चाहिए। कॉलम का मतलब होता है बाबू खड़ा, उसको हम लोग पिलर कहते हैं। कुछ कहते हैं पिलर। तक कहता है कि दीवारों को मजबूत होने के लिए कोची बाबू पिलर है कि नहीं है? तो पिलर एकदम घर। कंक्रीट का मतलब होता है कोची सीमेंट, सीमेंट होता है। कंक्रीट का मतलब क्या? सीमेंट। मान के चलिए कि हमारा इसे दीवार है, कुछ है दीवार, तो यहाँ पर तो पिलर देके एकदम सहारा दीजिए, मजबूत कर दीजिए, तब हमारा पिलर मतलब घर गिरने का संभावना कम है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वहाँ तक समझ में आया? ये देखिए ये जो है ना आपको इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि तुम समझ नहीं सकते हो। ऑब्जेक्टिव तुम खोज के देखोगे ना तो यहीं से मिलवे करेगा एकदम 100%। आपको देखिए भारत का 5वां, देखो भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। देखिए भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पश्चिमी। जो प्रथम जोन है, प्रथम जोन जो है ये देखिए भारत का सबसे नीचे वाला पहाड़ी क्षेत्र आता है प्रथम जोन में।
कौन में? प्रथम जोन, ये सबसे कम विनाशकारी होता है। फिर द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है, चतुर्थ होता है, पंचमी होता है, और पांचवा सबसे ज़्यादा कुछ होता है, खतरनाक होता है। और खतरनाक होने के साथ साथ इसको कहाँ रखा गया इसे समझिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तरह याद कीजिएगा कि भारत को कितने जोन में बांटा गया है? 5 जोन में। क्या जोन में? 5 जोन में। अब देखिए भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। कौन से? सिस्मोग्राफ। कौन से? सिस्मोग्राफ से भूकंप को। और बताइए आप और बताइए कि डायोप्टर, डायोप्टर रे बाबू लेंस का ऐसा ही मात्रक है। कहाँ से कहाँ पूछता है, फिजिक्स चल गया। देख रहे हो ना। चलो देखो, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। फिर कहता कि सबसे ज्यादा खतरनाक 5वें जोन को बताया गया है। तो आपसे पूछेगा कि 5 जोन में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? 5वां जोन। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा तरंग है? कौन तरंग है? एल तरंग। एल तरंग सबसे ज्यादा खतरनाक है। किसकी गहनता सबसे अधिक है? पी तरंग, मतलब कि प्राथमिक तरंग। कोई दिक्कत? अब बताइए, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए कहता है कि 5वें जोन में गुजरात। किसको? गुजरात। देखिए ये मान के चल के हमारा भारत है और यहाँ पे हमारा गुजरात है। तो गुजरात के ऊपर में है कच्छ का रण। कुछ नाम है कच्छ का रण। देखिए लिखा हुआ है गुजरात का कच्छ प्रदेश। कहाँ? कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बाबू आपका ऊपर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऊपर। आया सुन में। फिर कहता है कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पर ही पड़ता है। कोई दिक्कत? अब कहता है कि उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका यहाँ पर ही पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे भारत के नक्शा बता रहे हैं, उत्तराखंड। यहाँ फिर कहता है का कुछ लिखा है जी, कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र। सिक्किम। सिक्किम मालूम है आपको कहाँ पड़ता है? सिक्किम पड़ता है आपको 7 सिस्टर के ऊपर यहाँ पे। ऐसा में ऐसे बुटकी से निकल है सिक्किम। कोई दिक्कत? हलाइए ना जी, दिखा देते हैं। हाँ ये है, देखिए एकदम दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है ना। तो सबसे पहले कहता है बबुआ, कौची कहता है? कौचो कहे ना। देख सबसे पहले कहता है गुजरात। यहाँ पे आपको गुजरात दिख रहा है। गुजरात के ऊपर एक कच्छ का रण है। कौची है? कच्छ का रण। नामे है कच्छ का रण, रेगिस्तान है कच्छ का रण। यहाँ पे भी भूकंप कुछ आता है सबसे ज़्यादा। फिर कहता है कि जम्मू कश्मीर। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, देखो तो इबला पारे थे ना हम, इसका मतलब ऊपर कौची है? जम्मू कश्मीर। फिर कहता है कि हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश कहने गया जी, हाँ देखो हिमाचल प्रदेश ऊपरे। देखो इसके नीचे हिमाचल प्रदेश पारे थे ना। कोई दिक्कत? अब कहता है कि उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड कहने गया पंजाब। हाँ देखिए उत्तराखंड नीचे इसका ऐसा में उत्तराखंड। उसके बाद कहता पर्वतीय क्षेत्र सिक्किम। देखिए यहाँ पे आपको सिक्किम दिख रहा होगा, तनियों के दिख रहा है ना, तनियों के सिक्किम। यही है सिक्किम। समझ में आया? सिक्किम पहले हमारा सिक्किम नहीं था, पहले था कहाँ? चाइना के। ऐसा में तो 1975 या 76 ईस्वी में सिक्किम भारत से मिला है। ऐसा में चलो इसको पॉलिटी के बाद है, बाद में बताएंगे उसको। अब कहते देखिए दार्जिलिंग। सिक्किम में जगह का नाम कौची है? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कौची में सब आता है? जोन 5 में। और जोन 5 खतरनाक है कि आसान है? खतरनाक है। कौची है? खतरनाक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? अब देखिए कहता कि भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। मतलब किसका बात कर रहा है? इस सब के बात कर रहा है कि भारत के इन क्षेत्रों में कई बार भूकंप आ चुके हैं, और भी कैसन? विनाशकारी। एकदम कैसन? विनाशकारी। अब देखो भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 1934। इसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, माथा में ठोक लीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन इसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहे हैं। जो भी पियर से रंगल है कौची है? इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा, कौची पूछेगा कि भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहता देखिए मैं आया था। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 2009। अब आपको कंफ्यूजन करेगा कि भारत में भूकंप कब आया था विनाशकारी? बिहार में, भारत में, बिहार में 2009 में कौन आया था? भारत में कि बिहार में? बिहार में। कोई दिक्कत? समझ में आया? किस जोन को खतरनाक जोन माना जाता है?
5वें जोन को। आए सुन में, सबसे खतरनाक कौन सा जोन? प्राचमा जोन। सबसे कम खतरनाक कौन सा जोन? पहला जोन। उत्तरंग है, जोन है, उत्तरंग है। देखिए आप कहता है कि सबसे अधिक भूकंप किस देश में आता है बाबू? जापान। इसलिए उस कोची कहा जाता है? भूकंपों का देश। इसे देखिए, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। और जापान को उगते हुए सूरज का भी देश कहा जाता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। सबसे पहला सूरज कहाँ निकलता है? जापान में। कहाँ? जापान में। इसीलिए उसको कौन कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश। कोई दिक्कत? जापान में एक जगह है जिसका नाम है हिरोशिमा। कुछ नाम है? हिरोशिमा। आपको हिंदी में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और उसके लेखक कौन है जी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यह नहीं लिखे हैं हिरोशिमा के। अब देख लीजिएगा, हमको तो याद नहीं है मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपना। अभी तक कौची बात कर रहे थे? पहाड़ थी, जमीन पर की चर्चा हो रहा था। कौन लेखक हैं? अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सुन में, हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? इससे पीछे वाला जितना प्रश्न था इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब कहता कि सुनामी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, सुनामी कौची कहता है? सु प्लस नामी इक्वल टू सुनामी। सु का अर्थ होता है समुद्री तट। क्या होता है? समुद्री तट। अब देखिए उसका मतलब कि, और नामी का मतलब होता है लहरें। कौची? लहरें। आपको दिख रहा है, देखो तो, ये इसे घूम रहा है। कौची कर रहा है? घूम रहा है। ये देखो, इसे पानी उठता है ना बाबू, ऐसे पानी उठ रहा है, इसको कहते हैं ज्वार। कौची कहते हैं? ज्वार। और जैसे ही पनिया गिरता है उसको कहते हैं भाटा। भट या भाटा। इसलिए इसका पूरा नाम कौची कहता है? ज्वारीय भाटा। सुन में, ज्वारीय भाटा कहाँ आता है? समुद्र में कि पृथ्वी पर? वो तो पृथ्वी पर है है कि ना है? अब देखिए यूनान यानी समुद्र तट पर उठने वाले लहरों को कौची कहते हैं बाबू? सुनामी कहते हैं। समुद्र के तट पर उठने वाले लहरों को सुनामी कहते हैं। और सुनामी शब्द कहाँ का भाषा है? जापान। कहाँ? जापानी। ऑब्जेक्टिव था ना गो, कहने हैं जी। हाँ देखिए, सुनामी दो जापानी शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। आया सुन में, जब यहाँ से पानी उठता है तो कौची होता है बाबू? ज्वार होता है। कौची होता है? ज्वार। पानी गिरता है तो कौची होता है? भाटा होता है। आया सुन में, और इसी पूरा प्रक्रिया कहते हैं ज्वारीय भाटा। अब देखिए, अब सुनामी किसे कहते हैं? यहाँ भी सुनामी की डिफिनेशन है बाबू, यानी समुद्र तट में उठने वाली लहरों नहीं, विनाशकारी लहरों बोलो। सुधरल आदमी है सब। ये बगल के बेचारा बिल्डिंग या तनी को लग रहा है, देख रहा है बिल्डिंग। सोचो, इतनी की बिल्डिंग, इतना बड़ा, सोचो रह देगा जी? रह देगा नहीं ना। देखिए समुद्र के तल में, देखिए समुद्र के तल में कंपन होने के कारण समुद्र के जल का ऊंचा उठना क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। अब आपको बताइए कि जब हमारा कंपन पृथ्वी पर होता है, मतलब कि धरती में, जमीन के अंदर होता है, तो उसे कौन कहते हैं? भूकंप। और यही कंपन अगर अति समुद्र में होता, सुनामी। कौन कहते हैं? सुनामी। आया सुन में, तो सुनामी समुद्रों के अंदर होने वाले कंपन के कारण जो लहरें उठती है उसी कहते हैं सुनामी कहते हैं। यहाँ तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आ गए, पहुँच गए बड़का आदमी। इसी को तो बुला रहे थे कि चलिए बड़ा हो जाता है। सुन देखो, आप लोग को दिखे या ना दिखे, लेकिन जो हमारा कैमरा है उसमें एकदम क्लियर दिख रहा होगा। देखिए आप समझिए, यहाँ पर ही बेचारा तनियों की बिल्डिंग है। ये तनी को है सिर्फ इसके लिए, ये भैंसवा के लिए, ऐसा में। लेकिन ये बहुत ऊंचा है, कम से कम 50 मंजिला है। 50 मंजिला है। और ये क्या मंजिला है जी? हद देख रहा है ये कितना मंजिला है? सोचो तो। इसको देखो, पानी यहाँ से उठ रहा है ना बाबू, पानी उठ रहा है, तो इसी को कहते हैं ज्वार।
क्या बोलते हैं? ज्वार कहते हैं। और जैसे ही घूम के फिर से गिरता है, घूम के गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, तो इसी को कहते हैं भाटा। कुछ कहते हैं भाटा। आया सुन में? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए तो सुनामी विनाशकारी है कि अच्छा है? विनाशकारी रह देगा जी, पता चले देगा, बिल्डिंग के ईंटों पता चले देगा, सबके पिघला के रख देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। अब आपको दिखाया जाता है भूस्खलन। भूस्खलन देखिए, भूस्खलन किसे कहते हैं? तो भूस्खलन एक होता है, एक हिमस्खलन होता है। कौची? हिमस्खलन। आपको दिखाया जाता है कि भूस्खलन किसे कहा जाता है। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्र, किस पर? पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों का खिसक कर गिरना भूस्खलन कहलाता है। नहीं समझ में आया? देखिए, मान के चल कि हमारा एगो पहाड़ी है। कुछ है? पहाड़ी है, और इसके ऊपर एगो चट्टान है। कुछ है? चट्टान है। और गलती से पानी पड़ रहा था, यहाँ पर इसे मटिया खसक गया। कुछ हो गया? खसक गया। ये चट्टान आ गया नीचे। कुछ आ गया नीचे। तो इसी का प्रक्रिया कुछ कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। कि भूस्खलन का मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों का खिसकर, कुछ घिसक कर, या तो कैसे भी कहीं गिर करके कुछ होता है, गिरना भूस्खलन कहलाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर मनुष्य नहीं है टेल रहा है इसको। ये हम जो तनिगो के लिए है ना बाबू, ये तनिगो नहीं है। समझिए कि बहुत बड़ा पहाड़ है। बहुत बड़ा का मतलब समझिए कितना बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा का मतलब हो सकता है ढेर बड़ा एकदम। मान के चलिए, देखो ना जी, आपको दिख ही रहा होगा, फोटो तो है ये। देखिए, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ पर रोड बनल है। ये सिलेक्ट होगा जी? नहीं, सिलेक्ट तो नहीं होगा। ये पहाड़े पर रोड बनल है। आ देखो तो यहाँ पर से गत्ते घसक गया कि अब हम नहीं रोड बनेंगे, अब हम रोड नहीं रहेंगे, हमको जाए दो नीचे। देखो तो यहाँ से घसक के नीचे चल गया। जा रहा कि नहीं जा रहा है? तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग भूस्खलन कहते हैं। जब पहाड़ टूट करके गिर जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं भूस्खलन। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कहने दिख रहा है जी। हाँ देखो, ये जो टोटल प्रक्रिया यहाँ से कुछ हो गया, गिर रहा है, इधर से ई गिर रहा है, नीचे नीचे एकदम पूरा। तो बताइए इस प्रक्रिया को कहते हैं भूस्खलन। याद रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब कहता है हिमस्खलन। हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम का मतलब बर्फ। हिम क्रीम का मतलब समझता है? वो फिल्म है हिम क्रीम, कहता है तकदीर वाला में कहता है हिम क्रीम का मतलब होता है आइसक्रीम। आइसक्रीम में देखिए, अब समझाते हैं हम आपको कि हिमस्खलन किसे कहा जाता है। हिमस्खलन किसे कहते हैं? देखिए, बर्फीले का मतलब बर्फ। आपको दिख रहा है जी? देखो तो शांति स्वभाव से है, और जब देखो तनी मनी कंपन होता है ना, तो ऊपर वाला पूरा बर्फ गिर जाता है, और गिरता है तो उसी को कहते हैं हिमस्खलन कहते हैं। देखिए, बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के चट्टानों का अपने स्थान से खिसक कर गिरना हिमस्खलन कहलाता है। ऐसा सुन में, बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के पहाड़ियों को अपने से घिसक करके गिरना कुछ कहलाता है? हिमस्खलन। ये तो सही बोला है कि अपने से, कुछ है अपने से, ये सही है। अपने से तक कोई धक्का दे रहा है, गिर गिर गिर, कोई धक्का दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो मतलब अपना ही से गिर रहा है। ये बात सही है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए तो यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है, पूरा गिर ही ना रहा है जी, है कि नहीं है? दिख रहा है पूरा अंदर से गिर रहा है, तो इसको कुछ कहते हैं हिमस्खलन कहते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है पूरा। यानी देखो तो धुआं हो ले ना कहता कि मार के धुआं कर देंगे दम, वैसे तो गिर के दम धुआं हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब समझिए, हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं कि वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं। वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं? देखिए, कहता है कि वर्षा जल के भविष्य में उपयोग करने के लिए अच्छे तरीके से इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। मतलब कि भविष्य में हमको पानी की कमी ना हो, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं, ताकि हमारा आने वाला बाल बुतरू सब कुछ करे, पानी के लिए एने ओने मारल ना चले। ऐसा में देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला के तालाब, पाउंड मतलब क्या होता है? तालाब। पाउंड मतलब तालाब। मत समझिए कि इसको हम तालाब में भी जमा कर सकते हैं पानी के। और गांव देहात में क्या करता है कि अहरा होता है, ताने सुन पानी सूखा ना, अगर ताने सुन पानी सूख जाता है, सीढ़ी लगा के मोटर लगा के उपज देगा, मछली मार लेगा। ऐसे होता है। उसके पढ़ावो कि वर्षा जल संग्रह जरूरी है,
है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब क्या हुआ कि हमारा 1 बीघा में छत बनल है, 1 बीघा में छत बना हुआ है, एकदम 1 बीघा में बनल है, एकदम बड़का छत है। पानी पड़ेगा तो कुछ होगा, पानी जमा होगा तो क्या करेंगे, उसको पंप के माध्यम से, कोची के माध्यम से, पंप के माध्यम से यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। क्या करेंगे, स्टोर। तो सोचिए 1 बीघा में छत का मतलब बड़ी बड़का को। अब जब बारिश होता है तो डेली होता है, 1-2 दिन बीच करके डेली, कहीं ना कहीं तो रात दिन चल रहता है जी, मतलब रात भर पर लगता है। तो सोचिए कितना पानी जमा हो जाएगा। तो सोचिए अगर इसको हम जमा कर लेते हैं तो अपन खेत पटा सकते हैं। अगर छत धो के रखेंगे तो नीचे अच्छा पानी आएगा, तो यहाँ से हम लोग कपड़ा खींच सकते हैं, है कि नहीं है, कपड़ा धो सकते हैं, फूल पटा सकते हैं, बड़ी मानी काम कर सकते हैं, जानवर धो सकते हैं, है कि नहीं है। तो इसी को कोची कहते हैं, वर्षा जल संग्रह कहते हैं। आया समझ में, यहाँ तक याद करने में कोई दिक्कत होगा नहीं ना, एकदम फटफट याद हो जाएगा ना। अरे हमर ना याद होगा तो क्या कर याद होगा जी। अब देखिए सुनामी से बचने के लिए, देखो तो आदमी है जी, सबसे बचेला उपाय निकाल देता है, सब कुछ से बचे लगी। अरे देखो तो घरवा इतना छोटा था और इतना बड़ा लहर था, एकरों से बचे के उपाय निकाल दिया कि एकरों से हम बचेंगे। अब कैसे बचेंगे, देखिए कहता है कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई, देखो कहता है कि हमारा जो समुद्र है उसके नज़दीक में हम घर नहीं बनाएंगे, एकदम ले लेंगे बेलहट्ठे, एकदम है ना, टाँट टिकुलो बना लेंगे, एकदम दूर दराज एकदम। ऐसा में कहता है कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर क्या करेंगे, घर बनाना चाहिए। सबसे पहला चीज़ कि समुद्र तट से दूर बनाएंगे और समुद्र तट से ऊंचा बनाएंगे कि पनिया के तक पहुँचे में टाइम लगे, और जब तक हम 1 2 3 9 2 11 भाग जाएंगे, है कि नहीं है, कोई दिक्कत। अरे वैसे तो घर दोबारा बन जा सकता है, जान है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब कि हमारा स्वास्थ्य ही संपत्ति है। ये कुछ नहीं है, ये तो तुरंत इनसे आ गए, गिर जो। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कहता है कि समुद्री तट पर ये कुछ लिखा है जी, देखिए कहता है ना कि एक होता है झाड़ी टाइप के, कौची झाड़ी टाइप के, कि समुद्र जो रहता है बड़का बड़का उसके साइड में लगाया जाता है इसी पेड़, मैग्रोवस, कौची है, मैग्रोवस। इसको लगाने से फ़ायदा ही होता है कि जब सुनामी आता है ना तो कम से कम वो जो इतना विनाशकारी लहरें रहता है उसको रोकता है, कौची करता है, रोकता है, और कम से कम क्षति पहुंचता है। ऐसा में आप लोग देखे होंगे ना जी कि पुल रहता है, मान के चले कि पुल, बिथरा नदी पुल है ना, तब पुलिया के यहाँ पर मान जो पुल है तो यहाँ पर पत्थर बिछावल है, पत्थर बिछावल रहता है। काहे रहता है, पुलिया भी पत्थर पूरा काहे नहीं बिछा देता है, सोचिए, क्योंकि पुलिया को गिरना भी तो चाहिए, मतलब गिरने से बचाना भी तो चाहिए। तो क्या होता है कि नहर में पानी आता है, चाहे कहीं भी पानी आता है, तो पानी आता है तो गते गते चलता है, इसी से एकदम मारता है भनाक से। अब मटिया बीच में आता है तो तू चल घूमे, चल चल चल, उन्हें डसारा लगल, चल, है कि नहीं है। मट्टी के लेके चल जाता है, लेकिन मट्टी की पिघला देता है, पत्थरों पिघल जाएगा, पत्थरों के पास आ गया तो मारे एक थे गेले आने से, गेले यहाँ से, हाँ हमारा इतना कस के लगेले, यहाँ पर सब चाप के रख ले है, ऐसे से लगाता है कि नहीं लगाता है जी, ऐसे से। अब पनिया आएगा तो मारेगा एक था, भाग यहाँ से, हमारा भी क्या तो आ रहा है, हमको उधियाए लगी, है कि नहीं है। अच्छा बात है कि नहीं है। चलिए तो यहाँ से समझ में आया ना, समझ में आया। ये सब याद रखिएगा। सुनामी किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप बिहार में कब आया था, भारत में कब आया था, भूकंप से बचने का उपाय बताइए, सुनामी से बचने का उपाय बताइए, हिमस्खलन बताइए, भूस्खलन बताइए, ये सब याद रखना चाहिए। पी तरंग क्या है, एल तरंग क्या है, एस तरंग क्या है, जोन सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, ये सब याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। याद समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी देना चाहिए कि नहीं जाओ बाबू, उन्हें पनिया भड़कल है, उधिया के लेके चल जाएगा तुमको, है कि नहीं है। आदमी के बचाएंगे ना जी, चेतावनी देना चाहिए, उसको सतर्क करना चाहिए कि देखो बाबू बाढ़ आवे के संभावना है, अगर अपन भैंस चरावे के लेके गया तो तुमको भैंस के लेके चल जाएगा दहा के, है सुन में तू चल जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जब समुद्र में कंपन होता है उसे कौन कहते हैं, समुद्र में कंपन होता है उसे कौन कहते हैं, सुनामी। पृथ्वी केंद्र होता है भूकंप, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, जहां से भूकंपीय तरंग का उत्पन्न होता है उसे केंद्र कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जैसे पिछला बार हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, फिर से एकदम मसाला भरल है, खा लो। देखिए भारत के विनाशकारी चक्रवात कौची है, चक्रवात कब आया था,
बताइए 29 अक्टूबर 1999, 29 अक्टूबर 1999। फिर कहता कि भारत के विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934। बिहार के विनाशकारी भूकंप 2009। याद रहेगा ना? चलिए देखिए, आपको भुलाना कहीं ना है, एग्जाम दीजिए, एग्जाम से निकलिए, भुला जाइए, ठीक है? एग्जाम दीजिए, लिख दिए, छुट्टी हो गया, भुला गए। कोचिंग एग्जाम था जी, अब पता है ना महाराज, कोचिंग एग्जाम था, है कि नहीं है? समझ में आया? ऐसे करना है एकदम। अब देखिए, कहता है कि भारत के प्रमुख सुखाड़ कब आया था? 1966। 1966। कोई दिक्कत है? अब देखिए, भारत के प्रमुख सुनामी कब आया था? 26 सितंबर 2004। हमारे जन्म के दिन आया था। दिन नहीं, मतलब हमारे जन्म के साल आया था। ऐसा में कोई दिक्कत? हाँ, हमारा गलती से कहानी कैसे आ गए। देखिए, कहता है कि सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश में लगभग 16% हिस्से कौच रहता है, सुखाड़ से ग्रसित रहता है। हम आपको बताए थे कि बिहार का कितना परसेंट भाग सुखाड़ में चल जाता है? 16%। कितना प्रतिशत? 16%। आया सुन में? अब देखिए, कहता है कि भूपटल के अंदर का तापमान कितना होता है बाबू? मतलब सोचिए, हम आपको बताए थे ना, ऐसे करके बताए थे, सियाल, सीमा, नीफे। तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है कितना रहता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, से भी अधिक रहता है जी, ओकरों से अधिक, हाँ, प्लस रहता है। देखिए, भारत के 16 राज्यों में 16% भाग कौच रहता है सूखा से प्रभावित। भारत में टोटल कितने राज्य है? 28 राज्य। 28 गो राज्य में से 16 को 16% से बीमार रहता है। बीमार के मतलब कि सूखा से ग्रसित 16% और 16 राज्य खत्म। सुन में 16% रहता है प्रभावित, अकेले गो राज्य में 16 राज्य में रहता है। कहता देखो, भारत के 56% भूभाग पर भूकंप से प्रभावित हैं। जो हमारा भारत है, कौची बाबू, भारत के नक्शा देखो, ऐसे होता है कि नहीं है जी? अभी हमको नहीं पारने आता है, लेकिन थोड़ा सा होने चल जाता है इसी से। मतलब मान के चले कि देखो, हमको खाली ई वाला ही हिस्सा तो पारना सीखना है, तो नहीं सुन बस ऐसे हम कॉपी में बड़ी अच्छे से पार लेते हैं, लेकिन इस पर हाथों ना बैठल है। इसीलिए देखिए, भारत कहता है कने कि भारत के 56% भाग जो कोची से ग्रसित है, भूकंप से ग्रसित है। सही बात तो ये है जी। देखिए तो इन्हें कच्छ का रण है ये है, उत्तराखंड है ये है, इन्हें हिमाचल प्रदेश है ये है, सिक्किम है ये है कि नहीं है? नेपाल दने सब है ये है। और भारत के दक्षिणी पठार बिंदु है ये है कि नहीं है? बहुत सारा है, तटीय बिंदु है ये है, सगरो है एकदम कोची से बाढ़ से भूकंप से ग्रसित। अब देखिए, कहता है कि 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 आयोग, देखो 3 आयाम निर्धारण किए त्वरित। देखिए, पहला आराम से समझिएगा, 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने बाढ़ को नियंत्रण के लिए 3 आयाम बनाए। क्या गो? 3। सबसे पहला कौची है? देखिए, त्वरित। कुछ लिखा है त्वरित, फिर कुछ लिखा है अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अब देखिए, भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण आयोग का स्थापना कब किया था? 1976। याद रहेगा डेट? कोई दिक्कत? बताइए, बिहार में भूकंप कब आया था? 2009। भारत में 1934 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अब आप लोग बताइए कि भारत का विनाशकारी चक्रवात कब आया था? एक पर देख के बोल लो ना, गधा कहीं के। अब आपको बताइए कि जो हमारा पृथ्वी है उसके अंदर का डिग्री कितना सेल्सियस रहता है? 1000 से भी ज़्यादा। बताइए कि भारत के कितने राज्यों में कितना परसेंट रहता है? 16% रहता है। भारत का प्रमुख सुनामी कब आया था? 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में आया। सुन में, हमारे जन्म के दिन, हमारे जन्म साल में सुनामी आया था। मतलब हम भी सुनामी एक तरह से हैं, है कि नहीं है? याद रखिएगा, ट्रिक है सबके। अब देखिए, समझिए, अब कहता है कि बाढ़ कहाँ से आ गया जी? बाढ़ वाला प्रश्न, इसमें बाढ़ तो नहीं होना चाहिए। भूकंप एवं सुनामी, इसमें बाढ़ कहाँ से आ गया? सुखाड़ आ गया, आकस्मिक प्रबंधन भी आ गया, भूस्खलन। हाँ देखिए, ये सही है।
टेंशन मत लीजिए, 3 चीज़ छोड़े हैं, तीनों बता देंगे, ठीक है। छोड़े कुछ है, पढ़ल की चीज़ें तो छोड़े हैं, वो पढ़ावल है सब, पहलका क्लास में सब बताया गया है। अब देखिए कहता है कि भूस्खलन से बचाव के किन्हीं 2 उपयोग को बताएं। मतलब भूस्खलन किसे कहते हैं? पहाड़ पर से चट्टान गिरने से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोचिए। देखिए ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। ढालू जमीन पर निर्माण कार्य मतलब सोचिए कि हमारा इसे पहाड़ है, कौची है? पहाड़ है, यहाँ पर घर बना ले ली, यहाँ पर ही घर का किए ना, ऐसे किए, देखिए ऐसे कर दिए, क्या से पिलर दे दिए और इसे घर बना लिए। और क्या हुआ? ऊपर से वो पहाड़ अपन मन मतंग में घूमित घूमित आ रहा है नीचे, आ रहा है नीचे, ऐसे आ रहा है, देखो। चलो जी, चलो चलो चलो, फुस स्वाहा, तुम्हारा सब लेके चल जाएगा, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो मतलब कि ढालू जगह पर कुछ भी करना नहीं चाहिए। अब कहता है देखिए जो भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूस्खलन हो सकता है, भूस्खलन मतलब कि जहां से पहाड़ गिरने की संभावना हो, वहां जाने से लोगों को मना करना चाहिए कि मत जाओ, न तो पहाड़ के नीचे चत के रह जाएगा, न तो समझ में आ जाएगा तुमको 2-3 दिन में। आए सुन में, तो सबसे पहला कुछ करना चाहिए, ढालू जगह पर कुछ करना नहीं चाहिए। आए सुन में, दूसरा कि जहाँ भी भूस्खलन हो वहाँ पे किसी आदमी को जाने से रोकना चाहिए। आए सुन में, तो बताइए हमको भूकंप से बचने के लिए घर का आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार या तो वर्गाकार। आया सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। देखो बाबू, भूकंप हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे, अंत भला तो सब भला, ये भी बता देते हैं। कहता कि भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 4 उपयोग को लिखें और इसे 5 नंबर लेके घरे जाएं। केस नंबर 5 नंबर लेके घरे जाएं, बताइए, और 5 नंबर लेके जाइए। तो कहता है कि पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। नहीं पता है हमरा? एकदम पता है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन मतलब हिलना डुलना, कुछ कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अब कहता है कि भूकंप प्राकृतिक आपदा है। झूठ है? नहीं, एकदम सही बात है कि भूकंप एक प्रकार का कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? मानवीय आपदा है। चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। हिमस्खलन किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? और पूछ लें, बताइए महामारी कौन सा आपदा है? दोनों हो सकते हैं। कोरोना एक प्रकार की महामारी थी, तो क्या भगवान किए थे? प्रकृति किया था? नहीं। कौन हो गया? मानवीय आपदा। और प्लस में एक बात और, हमारा बाढ़ आता है उसके दौरान भी महामारी फैलती है, वो कौन सा आपदा हो गया? प्राकृतिक आपदा हो गया। अरे किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक भी होगा, लेकिन हम कारण बता रहे हैं बाबू कि कब कब के स्थिति में मानव होगा और कब कब के कारण में प्राकृतिक होगा। आया समझ में? अब देखिए, अब कहता है कि भूकंप हमारा एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। प्लस में भूकंप से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। निम्न का मतलब नीचे, लिखल का मतलब नीचे लिखल है, देख लो, हाँ दिख रहा है। हाँ, कहता कि भूकंप रोधी मकान का निर्माण करे। पैसा लाओ। भूकंप रोधी मकान बनाने का मतलब पैसा ही पैसा है। सोचो कि अगर मान के चलो कि हम इतना दूर में घर बना रहे हैं ना बाबू, इतना, अगर मान के चलो कि हम 10 फीट उठाएं ना, तो 20 फीट नीचे डालो, 20 फीट नीचे। मान के चले कि कोई मकान है, हम इसी को मतलब कि पटना गए थे, तो अभी गए ना, अब फिर 6 महीना लगता है कि बाद भी गए थे, फिर भी अंदर ही कमा चल रहा है। हम भी सोचे, हम मतलब पूछ भी, मतलब कि दोस्त था तो उससे पूछे ये वाला कमा रुकल था? कहा कि नहीं, डेली चलता है काम। तो कहता अभी तक ऊपर निकला काहे नहीं है जी, अभी तक अंदर ही का कमा चल रहा है। तो वो बोला ना कि भूकंप रोधी मकान बन रहा है, भूकंप रोधी मकान बन रहा है। इसका मतलब कि मान के चले कि आपको अगर भूकंप रोधी मकान बनाना है, तो अगर यहाँ पे ज़मीन है तो इसके नीचे 20 फीट तक जाइए, 20 फीट तक जाइए। और 20 फीट पर जाने के साथ साथ उसमें मट्टी नहीं भरना है बाबू, भरना है बालू। क्या भरना है? बालू। आया सुन में, मान के चलिए कि आप एगो अथी में रखिए, कौची में कहते हैं, बाल्टी में बालू, उसमें एगो लकड़ी खोस दीजिए, एगो उसमें मट्टी रखिए। एक बाल्टी में, देखिए समझाते हैं हम आपको, समझिएगा। भूकंप से बचने का ऐसी नहीं कोई बात है कि भूकंप रोधी मकान क्यों जरूरी है। मान के चले कि हमारे पास एक हो गया बाल्टी,
देखिए ये बाल्टी है कि नहीं है, एकदम है, थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये है। देखो मान के चलिए कि इसमें बालू है, हमारा क्या है, बालू, पूरे दोनों में बालू है, नहीं एक में बालू एक में मिट्टी है। इसमें मान चलिए कि मिट्टी है, क्या है, मिट्टी है, इसमें क्या है, बालू। आलू मत समझ लेना जी, कुछ ही है, बालू। देखिए मिट्टी है पूरा भरल, उसमें को लकड़ी डाल दीजिए, कुछ डाल दिए लकड़ी, और उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, और सूखने के बाद मटिया इसको हिलाइएगा, हिलाइएगा ना तो पूरा मटिया फट जाएगा, कुछ होगा फट जाएगा। लेकिन बलुइया होता है, एने से तुम इसे खींचा ना भर गया तुरंत, भरता कि नहीं भरता है, एने से इसे खींचो ये वाला पिछुल के भर जाएगा, होता है कि नहीं होता है, घर पे ट्राई कीजिएगा। इसलिए मान लो भूकंप आया, हाँ हाँ है कि नहीं, एकदम से खोद ले जाओ एकदम से भर ले जाता है कि नहीं है। अब सोचिए कि बालू डालने से फ़ायदा, तो बालू डालने से देखो फ़ायदा क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। इसको और इरेज कर देते हैं ना दिक्कत हो जाएगा, फिर हटेगा नहीं हमारा। देखिए बालू डालने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा ये मकान है, कौची है, मकान है, ये मकान ऊपर बनेगा बाबू, मकान हमारा ऊपर बनेगा, ये हमारा नीचे है, इतना बड़ा बड़ा पिलर है, क्या है, पिलर। ऐसे में कॉलम होता है, मतलब कंक्रीट का कॉलम, ये हो गया हमारा पिलर। अब इसको मट्टी से अगर भर देते हैं, मट्टी से भर देंगे तो भूकंप आएगा तो हिलेगा, कुछ होगा, हिलेगा, और हिलने के साथ साथ फटेगा, और फटेगा तो कुछ आएगा फिर से हमारा नीचे। लेकिन बलुइया हिलेगा, एने से हिला एने से भर गया, एने से हिला तो एने से भर गया। ऐसे में तो अगर भूकंप रोधी मकान बनाना है तो 20 फीट अंदर जाइए, मोटा मोटा पिलर एकदम डालिए और उसको बालू से भर दीजिए, कोशिश से, बालू से। अब बालू से मतलब फुल्की बालू नहीं, प्रेशर के साथ वाला बालू, मतलब उस पर आइए, चढ़वाइए, रोलर चलवाइए, तब ऐसे में ऐसे नहीं कि माटी भर दिली और घर में तो धंस गए बलुए पर, है कि नहीं है। तुम लोग मट्टी के चट्टान पर खड़ी हो जाओ, नहीं धंसेगा, बलुआ पर खड़े हो जाओ धंस जाएगा। तो एक समय के बलुआ एकदम चाप दो, गिलास में को बालू लेना और उसको एकदम चाप देना, फिर उसके बाद तुरंत अंगूरियों नहीं जाएगा उसमें, है कि ना। हमने झंडवा बांटते हैं 15 अगस्त तो ऐसे नहीं करते हैं जी, चाप देते हैं धर के दम। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बाबू, बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए तब कहता है कि देखिए मकान छोटा एवं आयताकार होना चाहिए। छोटा कह दिया काहे लगी, गरीब के लिए, हम लोग के लिए, मिडिल क्लास के लिए। अब बड़ा अंबानी साहब के लिए, उनका एंटीलिया है, एंटीलिया बहुत भूकंप रोधी है, ऐसे मत समझो के फीट ऊंचा है जी, बड़ी माने ऊंचा है, मतलब बड़ी महंगा है। सोचिए तो वो नीचे भी अंदर गया होगा उतना। बुर्ज खलीफा है, तो सोचिए बुर्ज खलीफा के बेसे तैयार करने में लगता है कि 6-7 साल लग गया था। हाँ बुर्ज खलीफा कितना ऐसे है ना ऊंचा जी, ऐसे है ना ऊंचा बुर्ज खलीफा। तो सोचिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन के अंदर इतना होगा, ऐसे छितरल एकदम, ऐसा में ऐसे होगा तब बचल है ना। तो दुबई ऐसा बलथर मट्टी पर, दुबई कौची है, बालू से भरल है कि नहीं है। दुबई बलथर मट्टी है एकदम बालू से, तैयो उतना भारी मकान वहाँ पर बनले है, दिमाग। अब देखिए यहाँ तक समझ में कहता है कि भूकंप नियंत्रण एवं कौची है, मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करें। मतलब समझिए इसमें क्या कहता है, भूकंप नियंत्रण, भूकंप को नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए हमारो, मॉनिटरिंग तो लिखा हुआ है। देखिए हमारा एक होता है, मतलब मान चलिए कि एक घर, जैसे हमारा बिजली घर होता है कि ना होता है, उसी तरह से अगर भूकंप आता तो हम लोग को पता चलता है कि भूकंप आने वाला है, कुछ नहीं, उसको तो मेजर कर सकते हैं ना कि कितना के डिग्री से आया था, कितना हिला है, वो ना देखेंगे। लेकिन पता चला कि कब आएगा कब नहीं आएगा, तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे स्टेशन रहे छोटा छोटा जो हम लोग को पहले ही खबर कर दे, क्या कि उन लोग का कनेक्शन आगे से रहेगा, ऊपर से रहेगा, और वो लोग हम लोग को बता देंगे कि ना भाई आने वाला है। साइंटिस्ट इतना आगे बढ़ गया है कि उसको सब कुछ पता चल जाता है कि कब हमसे उल्का पिंड टकराएगा, कब क्या होगा, कब किसको कहाँ निपटाना है, सब चीज़ पता है। अब देखता है कि लोगों को भूकंप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर, मतलब कि देना चाहिए, है कि नहीं है। अगर आदमी के पास भूकंप की जानकारी नहीं होगी तो कोई फायदा है जी। अब ये बताइए कि भूकंप आता है तो उस स्थिति में हमको घर के अंदर रहना चाहिए, घर के बाहर, कहाँ रहना चाहिए, घर के। जैसे ही खाना खा रहे हो, तानी सुन पंखा हिले लगा, खाना छोड़ के भागो एकदम, एकदम बिरबिरा, कोना में नहीं, पहले बाहर है, कहाँ, बाहर है। मान चलो कि तुम 3 तला 4 तला पर है, नीचे आ जाओ, नीचे आ करके क्या करो, कोना में छुप जाओ, कुछ भी छुप जाओ, कोना में छुप जाओगे तो यो बच जाओगे। ऐसे में कोना में छुप के तो यो बचोगे,
कोई दिक्कत यहाँ तक? आया समझ में कि नहीं आया तक? तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग अपना एक नया सा क्लास, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब मिलते हैं आगे।